हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो देखो, ये वाला जो अभी हम सेशन लेने वाले हैं, जो सेशन मैं अभी ले रही हूँ, ये बेसिकली आपका पेपर 2 भी है और पेपर 1 भी है इसमें। ठीक है, पेपर 2 हमारा कॉमर्स है और पेपर 2 जनरल पेपर है। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि मैंने सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया है। तो जो पेपर 2 के बच्चे होंगे उनको तो पूरा क्लास देखना कंपलसरी है, क्योंकि उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प मिलेगा। लेकिन जो पेपर 2 का बच्चा होगा जिसका कॉमर्स नहीं होगा, कोई और सब्जेक्ट है और सिर्फ पेपर 1 देखना चाहता है, तो वैसे क्वेश्चंस जो पेपर 1 से रिलेटेड है वहां पर आप रुक करके देख लेना, बाकी को आप स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग इसका नहीं बनाया है पीडीएफ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन है तो एक ही साथ मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट आपका जो पेपर 2 से है, अकाउंट्स से है, ये आपका क्वेश्चन था जो एनटीए ने 2025 में ही आपसे पूछा है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है वो हम देखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल एसेट था समथिंग करके, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको एनटीए ने दिया था। रेफर टू फर्म इन्वेस्टमेंट इन अ करंट एसेट, क्या होता है इसका मतलब। तो ऑप्शन था आपका वहां पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, करंट, ऐसे करके ऑप्शन था जो हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस करंट लाइबिलिटी क्या होता है, फिर से हाँ, ग्रॉस करंट लाइबिलिटी क्या होता है, बस इतना ही। ठीक है, ये और यहाँ पर हाँ, एक ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ये चार आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो एक एक करके सबको अभी हम समझेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। जब भी हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है हम कंपनी का टोटल करंट एसेट की बात कर रहे हैं। टोटल करंट एसेट की मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये एक कंपनी है, ये मेरा बिजनेस है, इसका जब मुझे टोटल एसेट देखना है, टोटल करंट एसेट देखना है, मतलब मैं इस कंपनी का ग्रॉस वर्किंग कैपिटल चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, टोटल करंट एसेट। और आपसे एनटीए ने पूछा था डैश रेफर्स टू फर्म इन्वेस्टमेंट द करंट एसेट, मतलब कौन सा इसमें से करंट एसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट एसेट का जब भी बात आएगा तो वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, जिसमें आपका एग्जांपल्स हो जाता है, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, तो ये सब आपका करंट एसेट हुआ। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, करंट एसेट की बात की जाए, ठीक है, टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल करंट एसेट की बात की जाए, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका टोटल करंट एसेट आपका हो जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट में आएगा आपका। ठीक है, ये हुआ इसका कीवर्ड। और ये रहा एनटीए का क्वेश्चन जो 2025 में उन्होंने पूछा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो नेट मतलब होता है ना माइनस करके, मतलब यहाँ पर हम डिफरेंस करते हैं। तो जब हम करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं तो ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो यहाँ हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल कहता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास एनफ कैश है या नहीं है अपने शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करंट ग्रॉस करंट लाइबिलिटी, तो देखो इसका मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब हम देखेंगे ग्रॉस करंट लाइबिलिटी क्या होता है। ग्रॉस मतलब अगेन हम टोटल लेंगे, जहां भी ये वर्ड ग्रॉस हो जाता है ना, तो ग्रॉस का मतलब है कि ये हम टोटल की बात कर रहे हैं। और जहां वर्ड हो जाता है नेट, मतलब यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस मतलब कुछ माइनस करेंगे और तब हमारा नेट अमाउंट निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्रॉस करंट लाइबिलिटी क्या होता है। ग्रॉस करंट लाइबिलिटी मतलब हुआ टोटल शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी जो हम विद इन अ ईयर क्लियर ऑफ कर सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ, इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसा लाइबिलिटी, ऐसा डेट की हम बात कर रहे हैं जिसे हमें विद इन अ ईयर आपका कंप्लीशन होना चाहिए। तो ग्रॉस मतलब क्या हो गया, टोटल, और करंट लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ, हमारे ऑब्लिगेशन, हमारे शॉर्ट टर्म जो ड्यूज है जिसे हमें विद
विद इन अ ईयर कंप्लीट करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग मतलब क्या हुआ, आपका डे टू डे जो टास्क में आपको हेल्प करता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हुआ बाइंग इन्वेंट्री, कलेक्टिंग कैश, जो कि एक बिजनेस का हमेशा का रोज का उसका काम होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हो गया कि एक बिजनेस जो अपना डे टू डे टास्क कर रही है और डे टू डे टास्क से जो रिलेटेड है एक्टिविटी उनका, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल में जाएगा। ठीक है, वो ऑपरेटिंग साइकिल में जाएगा, जहां पर यू आर बाइंग इन्वेंट्री, कलेक्टिंग कैश फ्रॉम द सेल। तो ऑपरेटिंग का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री पीरियड प्लस रिसीवेबल पीरियड। ये एक आपका शॉर्ट टर्म साइकिल मतलब फास्टर कैश रिकवरी पर ज्यादा फोकस करता है। तो क्या क्या हमने पॉइंट को कवर किया, एक हमने देखा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपका टोटल एसेट को हम कंसिडर करते हैं, टोटल एसेट देखते हैं। एक हो गया आपका ग्रॉस करंट लाइबिलिटी, जहां पर हम टोटल करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं जो हमें विद इन अ ईयर कंप्लीट करना है। नेट वर्किंग कैपिटल हमने देखा, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जहां पर अगेन हम लाइबिलिटी को चेक कर रहे हैं। फिर हमने देखा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में हम ये देख रहे हैं कि एक बिजनेस का पूरा अपना जो उनका ड्यूज है या फिर उनका कुछ ऐसा कलेक्शन अमाउंट है जो उनको कलेक्ट करने का है या कहीं उनको पे ऑफ करने का है, मतलब ये हो गया ऑपरेटिंग आपका बिजनेस का डे टू डे टास्क से रिलेटेड एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज की बात करता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में इस बार एनटीए पूछा है, अगले बार कुछ और इसमें से पूछ ले, इससे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टीपी एमपी पढ़े है ना आप लोग, तो ये टीपी है, ये एमपी है। ठीक है, टीपी मतलब क्या होता है, हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम टोटल आउटपुट की बात कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक 5 वर्कर मिलकर के 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 100 यूनिट क्या हुआ, आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल आउटपुट मतलब होता है पूरा आउटपुट, टोटल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स फैक्टर जैसे कि लेबर ने मिल करके प्रोड्यूस किया है, जैसे कि 5 वर्कर ने मिल करके 100 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ कितना हो जाएगा, 100। और मार्जिनल मतलब क्या हो जाता है, जहां ये वर्ड मार्जिनल आ जाता है वहां हम एडिशन की बात करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा की बात करते हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक मिनट में एक चीज चेक कर लूं। हाँ ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्जिनल का मतलब एडिशनल आउटपुट की हम बात करें, जहां पर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हैं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम दे रहे हैं, जैसे कि एक एक्स्ट्रा हमने लेबर प्रोवाइड किया और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या उससे मेरा आउटपुट में चेंजेस आ रहा है या नहीं चेंजेस आ रहा है। उसी तरीके से हम लेबर को ऐड कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि क्या पहले मेरे 4 लेबर थे तो मेरा 10 यूनिट प्रोड्यूस होता था। ठीक है, अब मैंने 4 से 5 लेबर कर दिया, तो हम ये चेक करेंगे क्या मेरा उसी तरीके से यूनिट प्रोडक्शन भी बढ़ करके 12 हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मैंने जब 6 कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा प्रोडक्शन 9 हो गया और जो एक्स्ट्रा लेबर है वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो देखना होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब होता है एडिशनल आउटपुट। एडिशनल मतलब एडिशनल आप अपने तरफ से इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो लेबर का। तो एमपी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है चेंज इन इनपुट की वजह से। ठीक है, तो टीपी डिवाइडेड बाय इनपुट की वजह से जो चेंज होता है इसको हम बोलते हैं एमपी। तो ये रहा उसका डायग्राम, आप देख सकते हो। ये रहा आपका लैंड का मार्किंग, इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेती हूँ। ठीक है, ये रहा आपका लैंड का, लैंड हमेशा फिक्स रहेगा, लैंड चेंज नहीं होता है। ठीक है, लैंड हमेशा फिक्स रहेगा, लैंड चेंज नहीं होगा, आपको याद रखना है। आपका चेंज होने वाला क्या है, नाम क्या है आपका, यहाँ पर चेंज होने वाला यूनिट है लेबर। लेबर में हम चेंजेस कर सकते हैं। लैंड देखो हमेशा फिक्स है, 1 1 1 1 1 1, लेकिन लेबर पहले हमारे पास 1 था, तब हमारी टोटल प्रोडक्शन 2 होती थी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 है। ठीक है, 2 है, ये क्या हो गया, हाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जब हमने लेबर बढ़ा करके 2 कर दिया,
तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया और हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लेबर का एडिशन कर दिया था, फिर हमने लेबर एक और बढ़ाया, दैट मीन्स 3 कर दिया, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन फिर बढ़ गया 9, और यहाँ पर एक मार्जिनल प्रोडक्शन में हमारा +1। तो इतना दूर तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि इंक्रीजिंग रेट में हो रहा है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले डायग्राम के साथ, कि टीपी भी इंक्रीज कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ इंक्रीजिंग फेज में कर रहा है, जो स्टेज हमने अभी तुरंत कंप्लीट किया है यहाँ पर। अब हम आगे का फेजेस देखेंगे, जहां पर हम ये देखते हैं कि हमने इंक्रीजिंग रिटर्न तो देख लिया, ठीक है, उसके बाद एक सिचुएशन ये भी आएगा कि अब 3 से हमने 4 लेबर कर दिया, 4 लेबर किया, ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्शन 12 तक गया, लेकिन हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन घट गया, ठीक है, 5 लेबर कर दिया, हमारा टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा बट मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा घट गया, मतलब एक्स्ट्रा जो आउटपुट होने को था ना वो घटते जा रहा है हमारा। हमने 6 लेबर दे दिया, फिर टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन हमारा एमपी और नीचे हो गया, मतलब यहाँ पर टीपी भी बढ़ रहा है, टीपी इज गेटिंग इंक्रीज, टीपी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दैट इज हैपनिंग इन डिक्रीजिंग रेट। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखोगे, स्टेज 2 में टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी जो है ये फॉल हो रहा है, एमपी जो है आप देखोगे ये फॉल हो रहा है, ठीक है, एमपी क्या हो रहा है, यहाँ पर एमपी फॉल हो रहा है, एमपी फॉल हो रहा है, वही यहाँ पर भी सेम टेक्निक लगाया है, ये टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पर एमपी डिक्रीज हो रहा है। अब हमने लेबर को 7 कर दिया, 8 कर दिया, अब यहाँ पर टीपी आपका वो भी डिक्रीज होने लगा और एमपी नेगेटिव में आने लगा, मतलब नेगेटिव रिटर्न देने लगा, जो कि हम स्टेज 3 में देख रहे हैं कि ये देखो ये फॉल हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है और एमपी हमारा पूरा नेगेटिव में चला गया है। तो 3 स्टेजेस है, एक स्टेज होता है जिसमें हमें इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रही है, ठीक है, दूसरा स्टेज होता है जिसमें हमें डिमिनिशिंग रिटर्न देखने को मिल रही है और तीसरा स्टेज होता है जिसमें हमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब जैसे ये डायग्राम आप देखोगे अभी, तो इसमें आपको देख करके टीपी और एमपी का आपका रिलेशन क्लियर हो जाएगा कि टीपी और एमपी का रिलेशन कैसा होता है। ये वाला टेबल से तो मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो ही गया होगा, बट यहाँ पर भी हम देख लेंगे थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टीपी पहले इंक्रीज हो रहा है, जब तक टीपी इंक्रीज हो रहा है तब तक एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। जब टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीज होने लगा, देखो यहाँ से नीचे जाने लगा, तो एमपी भी नीचे जाने लगा, लेकिन एमपी फास्टली नीचे जा रहा है, फास्टली नीचे जा रहा है, टीपी के कंपैरिजन में ये फास्टली नीचे जा रहा है। अब टीपी एक पॉइंट पर आ गया है जो कि 0 हो गया है एंड उसके बाद एमपी नेगेटिव हो गया है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना है हमें कि टीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में, एमपी नेगेटिव हो सकता है लेकिन टीपी नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाइए, रिलेशनशिप हम देखते हैं टीपी और एमपी के बीच में। पहला स्टेज जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट में हो रहा है, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, टीपी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दिस इज हैपनिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी डिक्रीज कर रहा है, एमपी जब नीचे की तरफ जा रहा है, ये रहा रेड वाला लाइन एमपी का है, एमपी जब नीचे की तरफ जा रहा है तो टीपी भी फॉल हो रहा है, लेकिन फॉल हो रहा है लेकिन फॉल भी हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में। देखो लिखा है ना, टीपी विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आगे की ओर बढ़ रहा है इसमें भी इसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमपी आपका 0 हो जा रहा है, व्हेन एमपी इज 0, उस समय टीपी देखो मैक्सिमम पर है, ये 0 है और ये लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर टीपी मैक्सिमम पे है और एमपी नेगेटिव मतलब 0 पर आ चुका है, ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेज में हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे लास्ट स्टेज जो होता है टीपी और एमपी का, दैट इज जब एमपी आपका नेगेटिव है, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, तब आपका टीपी डिक्लाइन होने लगता है, टीपी क्या हो रहा है, डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है। तो एक बार ये वाला बस रिलेशनशिप आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही पूछते हैं आपसे। आपका इसमें ये याद रखने वाला है कि एमपी हमेशा इंक्रीज हो रहा है और तब तक इंक्रीज हो रहा है तब जब तक टीपी भी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। जैसे ही टीपी इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में, वैसे ही एमपी भी डिक्रीज होने लगता है। जब एमपी 0 है तब टीपी आपका मैक्सिमम है और जब एमपी नेगेटिव है तब टीपी आपका डिक्लाइन फेज में जा चुका है,
ठीक है, डिक्लाइन फेज में जा चुका है। उसी तरीके से एमपी और एपी का रिलेशन होता है। अब इसमें एमपी लाइन ये वाला है, ये चीज क्लियर है, और एपी का लाइन हो जाएगा ये एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन भी देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो पाएगी। एमपी और एपी लाइन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। देखो, एमपी हमेशा पहले आएगा, यहाँ पर भी देखो सब में एमपी पहले है। जैसा एमपी वर्क करेगा वैसे ही टीपी वर्क करेगा। एमपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीज, एमपी डिक्रीज, टीपी हमेशा क्योंकि इंक्रीज होते रहता है लेकिन फिर भी वो डिक्रीज पे ही इंक्रीज होगा। तो एमपी डिक्रीज, टीपी ऑल्सो डिक्रीज। जब एमपी जीरो है, ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब एमपी जीरो है उस टाइम टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव है तब टीपी, क्योंकि ऐसा कंडीशन है टीपी के साथ कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट फिर भी वो एमपी के कारण क्या हो जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमेशा एमपी को रख करके सोचना कि एमपी के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ जो होगा उसी के अनुसार टीपी का रिलेशन में चेंज आएगा, उसी के अनुसार टीपी भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, उसी के अनुसार टीपी भी रिएक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर एमपी का देख लो, एमपी अबव मतलब एमपी अबव मतलब क्या हुआ, एमपी इंक्रीज हो रहा है तो एपी भी इंक्रीज हो रहा है। एमपी बिलो, ठीक है, एमपी बिलो तब एपी भी बिलो मतलब डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एमपी जब इक्वल रहेगा एपी का तब एपी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एमपी वर्क करेगा वैसे ही एपी वर्क करेगा। एमपी अबव है तो एपी भी अबव मतलब इंक्रीज होगा, एमपी बिलो है नीचे है तो एपी भी डिक्रीज होगा। एमपी जब इक्वल है तब उस टाइम बस एपी आपका मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, बस ये आपका थोड़ा सा याद रखेंगे। इसको एक दो बार ऐसे अगर पढ़ोगे जैसे मैंने आपको पढ़ के अभी बताया है तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टेज वन की जब हम बात करेंगे, जब हम स्टेज वन की बात करते हैं तब हम ये देख रहे हैं कि आपका स्टेज वन में टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और तब एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जहां पर हम अपने रिसोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट से हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा आउटकम काफी अच्छा आ रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट। एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और टीपी भी इंक्रीज हो रहा है। स्टेज टू में क्या होता है कि यहाँ पर टीपी डिक्रीज होने लगता है, इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और टीपी को देखते हुए, चाहे मान लो एमपी को देखते हुए टीपी भी आपका रिएक्ट करता है तो एमपी भी डिक्रीज करेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आता है जहां पर आउटकम जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टेज थ्री में देखेंगे तो टीपी एकदम फॉल होने लगता है और जिसकी वजह से एमपी नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर टू मेनी इनपुट की वजह से आपका जो आउटकम है एकदम नेगेटिव में चल जाता है। क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा इम्प्लॉय रखेंगे ऑफिस में तो क्या होगा, बातचीत होगी, बातचीत ज्यादा होगी तो क्या होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो आउटकम नहीं आएगा, और आउटकम नहीं आएगा तो अल्टीमेटली कंपनी लॉस में जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो एमपी राइज हो रहा है, टीपी भी राइज होगा लेकिन फास्टली थोड़ा राइज होगा, नहीं तो दोनों में थोड़ा अंतर क्या रहेगा, टीपी डिक्लाइन हो रहा है, एमपी डिक्लाइन हो रहा है तो टीपी भी डिक्लाइन होगा लेकिन स्लोली, ठीक है, राइज बट स्लोली मतलब वो डिक्लाइन ही हो रहा है। जब एमपी जीरो है तब टीपी मैक्सिमम है, जब एमपी नेगेटिव है तब टीपी फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका, आई थिंक पेपर टू का ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किया था। बाकी अभी आपका पेपर वन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेपर वन, ठीक है। पेपर वन का ये क्वेश्चन सब है आपका PYQ 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो जैन मंथ में एग्जाम हुआ था उसका। तो ये पहला क्वेश्चन आपका PDE से है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कुछ इन्वायरमेंटल ट्रीटी का नाम और उसका मेन फोकस, उस ट्रीटी का मेन फोकस कौन से एरिया पर है ये आपको डिटेक्ट करना है, ये आपको दिया गया है, एग्जाम पे पूछा गया है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला नाम है बॉन कॉन्वेंशन। बॉन कॉन्वेंशन किस पे फोकस करते थे, माइग्रेटरी स्पेसीज पे, साइटीज या सिटीज, ठीक है, ये फोकस करते थे इंडेंजर्ड स्पीसीज पे। अर्थ समिट फोकस करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और नगोया प्रोटोकॉल फोकस करता था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, ठीक है। तो ये आपका मैंने पहले से मार्क कर दिया है सो दैट आपको याद करने में आसानी हो सके। बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि
आपका ये सारे इन्वायरमेंटल ट्रीटीज किस किस पॉइंट पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम सबको एक एक करके जानेंगे, जिसके हेल्प से आपको याद करने में, याद रखने में आसानी हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला है साइट्स, सिटीज, साइट्स, या जैसे भी आप इसको याद करना चाहे कर सकते हैं, बस एग्जाम में आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद रहेगा ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ, एक मिनट, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब यहाँ पर साइट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली हम इंडेंजर्ड स्पीसीज पे फोकस कर रहे हैं। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस किस पे है साइट्स में? इंडेंजर्ड स्पीसीज पे है, इंडेंजर्ड स्पीसीज पे हमारा मेन फोकस है यहाँ पर। तो हमें इस तरीके से याद करना होगा कि जब हमारी बात हो रही है साइट्स की, तो साइट्स का फुल फॉर्म में ही लिखा है कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए वर्क करता है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो प्रोटेक्ट करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को फ्रॉम हार्मफुल ट्रेड। मतलब एक जगह से दूसरे जगह एनिमल्स को ले जाना, उससे अपना बिजनेस बढ़ाना, इसको रोकता है साइट्स, ठीक है। ये कब आया था? आपका 1973 में, और 1975 से एक्टिव है। इसमें 3 अपेंडिसेस है जिसके हेल्प से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है 1976 में। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइट्स लिखा है और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म से ही एक वर्ड लिखा है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब हम साइट्स की बात कर रहे हैं तो उसके फुल फॉर्म में ही इंडेंजर्ड स्पीसीज आता है, जिसकी वजह से आपका सही आंसर साइट्स के लिए थर्ड वाला हो जाएगा। बॉर्न कॉन्वेंशन, बॉर्न कॉन्वेंशन क्या है? बॉर्न कॉन्वेंशन बेसिकली माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए वर्क करता है, माइग्रेटरी स्पीसीज या फिर वाइल्ड एनिमल्स के लिए। बॉर्न जर्मनी में ये साइन हुआ था। ये माइग्रेटरी स्पीसीज जो होते हैं ना अक्रॉस द कंट्रीज, उनका प्रोटेक्शन के लिए ये वर्क करता है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ये दिस इज बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन, और इसका अपेंडिक्स मतलब ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जिसको हमें सेव करके रखना चाहिए, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं और जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए वर्क करता है। तो बॉर्न वर्ड से आप क्या याद रखेंगे? जब बॉर्न वर्ड से आप क्या याद रखेंगे? बॉर्न मतलब हो गया माइग्रेटरी स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज। बॉर्न वर्ड से हम याद रखेंगे माइग्रेटरी स्पीसीज को, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो आगे क्या है? नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या है? ये नगोया प्रोटोकॉल बेसिकली बेनिफिट एंड शेयरिंग पर फोकस करता है, जहां पर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। ये आपका 2010 में आया था नगोया जापान में, एंड केम इनटू फोर्स इन 2014। इसका नगोया का मेन फोकस होता है जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर ये फोकस करता है। नेचर प्लस गेन इक्वल्स टू जेनरिक वेल्थ, मतलब प्लांट्स हुआ, ठीक है। ये इंडिया भी इसका पार्ट है। तो नगोया की जब हम बात करेंगे तो नगोया आपका किसका पार्ट हो जाएगा? नगोया इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नगोया किसका पार्ट हो जाएगा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट हो जाएगा। बचा एक अर्थ समिट। तो अर्थ समिट तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, बॉर्न काम करता है आपका माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, साइट्स काम करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, नगोया काम करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, एंड अर्थ समिट काम करेंगी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, अगेन ये पेपर 1 से ही क्वेश्चन है। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन है। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल टूल। टूल्स के बारे में पूछा गया है, टूल्स के बारे में, दैट इज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। आपको इंटरैक्टिव सेशन क्रिएट करना है, आपको एक इंटरैक्टिव सेशन क्रिएट करना है। तो वो इंटरैक्टिव सेशन को क्रिएट करने के लिए इसमें से आप कौन कौन सा टूल का हेल्प लोगे, कौन कौन सा टूल्स का आप हेल्प लोगे, आपको बेसिकली ये बताना है। तो इसमें सही आंसर सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। सभी इसमें सही हो जाएगा। इसमें बेसिकली आपको जो बताना था वो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। इंटरैक्टिव टीचिंग सेशन बनाना है क्रिएटिविटी वाला लर्निंग मटेरियल के, तो इसमें आपका जिनीलिया,
learninggap's.org, इंटरएक्टिविटी, H5P, एड्यूकप्ले, ये भी आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये जितने भी टूल्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है जो एनटीए ने नया हमें दिया है, एनटीए की तरफ से ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये सभी का सभी आपका सुटेबल है क्रिएटिंग करने के लिए इंटरैक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल को। जेनियली आपका इंफोग्राफिक, क्विजेस एज वेल एज प्रेजेंटेशन के लिए काफी ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। हाईली विजुअल एंड इंगेजिंग कंटेंट आप इस पे बना सकते हो। learningapps.org ये रेडीमेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, सो दैट आप रेडीमेड टेम्पलेट के हेल्प से मैचिंग, क्विजेस या पजल जैसे स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हो। इंटरएक्टिव, इंटर एसिटी ये गेम्स क्विजेस के लिए ज्यादा यूज होता है। गेम्स क्विजेस के हेल्प से हम एजुकेशनल एक्टिविटी कराते हैं। H5P, तो ये आपका H5P भी आपका एक कंटेंट जनरेट करने के लिए ही यूज होता है, जिसमें हम वीडियोस, प्रेजेंटेशन, क्विजेस ये सब इंक्लूड कर सकते हैं अपने कंटेंट में। तो ये H5P मूक जैसे प्लेटफॉर्म हुए, लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स पर ज्यादा यूज होता है, जैसे कि मूडल। एड्यूका प्ले एक आपका एजुकेशनल गेम एक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम क्रॉसवर्ड पजल्स, रिडल्स, मैप गेम्स ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमारा ये सारा ही ऑप्शंस जो है आपका लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने में सपोर्ट करता है। क्या क्या है लर्निंग मटेरियल? जेनियली, लर्निंग ऐप .org, इंटर एसिटी, H5P एंड एड्यूका प्ले, ठीक है, ये सभी के सभी आपके इंटरैक्टिव सेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब ये भी आपका पेपर 1 से ही क्वेश्चन है। पेपर 1 में आपसे ये पूछा गया था, अगर देखा जाए तो ये हायर एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक है। मिलिंद, ये कुछ इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम है, और ये किसने दिया है वो इंस्टीट्यूशन ये यहाँ पे दिया है। मिलिंद कॉलेज दिया गया है BR अम्बेडकर की तरफ से। राजघाट बेसेंट स्कूल दिया गया है जिड्डू कृष्णमूर्ति की तरफ से। बसंतली विद्यापीठ हीरालाल जी की तरफ से, एंड औरोविली श्री औरोबिंदो की तरफ से दिया गया है। तो इसको याद करना थोड़ा आसान मैं बता सकती हूँ कैसे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा क्या है, यहाँ पर ये औरोविली, तो इसको हम औरोबिंदो से मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बसंत या फिर विद्यापीठ अगर हम देखें तो इसको हम हीरालाल से मैच कर सकते हैं। हीरालाल ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बाकी 2-4 अपने खुद से याद करना होगा हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शंस दी गई थी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट एंड नेट सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि अगर आपका पेपर में ग्रॉस वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, हम टोटल की बात कर रहे हैं। और अगर पेपर में नेट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है कि हम जरूर से यहाँ पर किसी दो सम या किसी भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस को निकाल रहे होते हैं। डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर अगर ग्रॉस लिखा है तो बिल्कुल टोटल होगा, यहाँ पर भी ग्रॉस लिखा है मतलब टोटल होगा। यहाँ पर नेट लिखा है मतलब हम जरूर कुछ ना कुछ पार्ट इसमें से माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी नेट लिखा है तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ पार्ट जरूर से माइनस कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर है ये प्राइमरी वर्ड, तो प्राइमरी वर्ड और ये सेकेंडरी वर्ड को आपको समझना है। जब भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसमें हमारा जो प्राइमरी आता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि प्लांट प्राइमरी हो गया, सोलर पैनल प्राइमरी हो गया, सनलाइट प्राइमरी हो गया, तो इसमें हम प्राइमरी को लेकर के चलेंगे, ठीक है, प्राइमरी को लेकर के चलेंगे, ठीक है, प्राइमरी लेकर के चलेंगे जब भी हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट की बात करेंगे। और जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो इसमें एनिमल्स आ जाएगा, ठीक है, एनिमल्स जो प्लांट को ईट करते हैं। सेम यहाँ देखो नेट लिखा है, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, बट नेट प्राइमरी है मतलब प्लांट आ जाएगा, सेकेंडरी है मतलब एनिमल आ जाएगा, और साथ ही साथ कुछ लेफ्ट ओवर मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर पेपर में प्राइमरी लिखा है तो P फॉर प्राइमरी, P फॉर प्लांट, ठीक है। सेकेंडरी बचा क्या, एनिमल, तो एनिमल। ग्रॉस लिखा है तो टोटल, ग्रॉस लिखा है तो टोटल। नेट लिखा है तो वो आपका लेफ्ट ओवर पार्ट हो जाता है, दैट इज इसमें कुछ ना कुछ जरूर से माइनस हो रहा है। प्राइमरी अगेन P फॉर प्राइमरी, P फॉर प्लांट,
एंड सेकेंडरी में हम एनिमल को ले लेंगे। तो थिंक ऑफ लाइक पे चेक, जैसे कि आपको पे चेक जब दी जाती है आपको सैलरी वगैरह, तो आपको जीपीपी हुआ मतलब आपका टोटल सैलरी। अब इसमें से कुछ आपने बिल्स वगैरह पेमेंट किया, ठीक है, तो जो अमाउंट फिर आपके हैंड में बचा है ये आपका नेट हो जाता है, नेट अमाउंट, ठीक है। तो सिमिलरली जीएसपी मतलब हुआ आपका, यहाँ पर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली लगाया था सो दैट अगर किसी स्टूडेंट को ग्रॉस नेट ना समझ में आए तो उसको समझाने के लिए। तो हम ये देख लेंगे कि जब वर्ड आता है ग्रॉस तो हो जाता है इसका मतलब टोटल, और जब वर्ड आता है आपका नेट तो इसमें एक आ जाएगा आपका डिफरेंस पार्ट, ठीक है। अब ग्रॉस में आपका आता है, एक हो जाता है प्राइमरी और एक हो जाता है सेकेंडरी। सेम यहाँ पर एक हो जाता है प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी। जब भी हम प्राइमरी की बात करेंगे तो P फॉर प्राइमरी होता है, तो P फॉर हम प्लांट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम P फॉर प्राइमरी है तो P फॉर प्लांट लिखेंगे। S फॉर तो एनिमल नहीं होता है, बट हम यहाँ पर प्लांट को ले लिया तो बचा क्या, एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल लिख देंगे और यहाँ पर भी S का एनिमल हो जाएगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो आपसे एनटीए ने पूछा था कि टोटल, अब यहाँ पर टोटल लिख दिया है, टोटल लिख दिया मतलब क्या नेट आएगा, नहीं नेट नहीं आना चाहिए। जब टोटल लिख दिया है तो मतलब हमारा ग्रॉस ही आएगा, आंसर में ग्रॉस आएगा। अब टोटल गेन इन बायोमास ये सब छोड़ो, टोटल के साथ लिख दिया है एनिमल। तो मैंने आपको बताया था P फॉर प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी के लिए हमने एनिमल वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर जैसे कि एनिमल लिख दिया है तो क्या प्राइमरी आएगा, नहीं सेकेंडरी आएगा, दैट मीन्स दिस इज द आंसर, ठीक है। प्राइमरी जब लिखा है तब यहाँ पर एनिमल की जगह अगर प्लांट लिखा रहता तब हम ग्रॉस प्राइमरी मार्क करते, ना कि ग्रॉस सेकेंडरी। यहाँ पर टोटल के साथ एनिमल लिखा है जिसकी वजह से हम ग्रॉस सेकेंडरी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप इस फिर से मैं बता रही हूँ। जब टोटल लिखा है मतलब हम समझेंगे ग्रॉस की बातें हो रही है। जब ग्रॉस की बात हो रही है और अगर प्लांट लिखा है तो P फॉर प्लांट मतलब P फॉर प्राइमरी, ठीक है। और अगर यहाँ पर एनिमल लिखा है मतलब प्राइमरी को ले लिया अगर हमने, तो बचा क्या, सेकेंडरी, तो यहाँ पर सेकेंडरी लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से हो जाता है एक नेट, नेट के लिए या तो बैलेंस या तो डिफरेंस या तो लेफ्ट ओवर यूज करेगा। अगेन इसका दो पार्ट है, एक है प्लांट का और एक हो जाता है एनिमल का। अब जब बात होती है प्लांट की तो वो आपका प्राइमरी सेक्शन में फॉल करेगा, और जब बात होता है एनिमल का तो वो आपका सेकेंडरी सेक्शन में फॉल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपका पेपर 1 से ही है, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है, जिसमें बोला ये गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज नोन फॉर हैविंग आर्टिफिशियल वेटलैंड क्रिएटेड बाय मैन मेड। मतलब इंडिया में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो कि आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है और उसके लिए उसको जाना भी जाता है, आर्टिफिशियली वेटलैंड वहां क्रिएट किया गया है मैनमेड की तरफ, मैनमेड के हेल्प से। तो वो है आपका कियोलेडियो नेशनल पार्क, कियोलेडियो नेशनल पार्क। बाकी नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कियोलेडियो नेशनल पार्क जो है ये भरतपुर राजस्थान में है, जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ पर आर्टिफिशियल वेटलैंड क्रिएट किया गया है मैनमेड के लिए, मैनमेड के हेल्प से। और ओरिजिनली यहाँ पर डक शूटिंग भी होती है, महाराजा ऑफ भरतपुर, रिजर्व बाय द महाराजा ऑफ भरतपुर। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बर्ड वॉचर पैराडाइज के नाम से रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। कलिडियो नेशनल पार्क का हमने जाना कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आर्टिफिशियल वेटलैंड है विच इज क्रिएटेड फ्रॉम अ मैन मेड रिजर्वायर। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रिकॉर्ड किया गया है एज अ बर्ड वॉचर पैराडाइज। अब अदर पार्क का जो ऑप्शन दिया गया था जैसे राजाजी नेशनल पार्क, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे राजाजी नेशनल पार्क को। राजाजी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो जो राजा वगैरह होता था ना उसको एलिफेंट में घूमना, घोड़े पे घूमना, फॉरेस्ट में घूमना ये सब ज्यादा पसंद होता था। तो ये राजा जी वर्ड से हम ये फॉरेस्ट, ये एलिफेंट ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो राजा जी नेशनल पार्क का जब भी नाम आएगा आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर फॉरेस्ट की बात होगी, यहाँ पर एलिफेंट की बात होगी, ठीक है। आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। अब कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा
कान्हा तो बहुत ही, कृष्ण जी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मैं इसके लिए तो कुछ नहीं क्रिएट कर पाई। तो कान्हा जितने स्वीट थे, टाइगर उतना ही डेंजरस होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कि कान्हा जितना स्वीट थे, ठीक है, स्वीट थे, टाइगर उतना ही डेंजरस एनिमल था। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए जाना जाता है। मानस हुआ, मानस आपका एक बच गया लास्ट, तो इसको हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना रखा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बाकी राजा जी का मैंने आपको बताया कि राजा जी नेशनल पार्क का जब भी नाम आना चाहिए तब आपको याद होना चाहिए कि राजा वगैरह जो होते हैं उनको फॉरेस्ट में घूमना पसंद होता है, उनको एलिफेंट पे घूमना पसंद होता है, तो राजा जी नेशनल पार्क फॉरेस्ट और एलिफेंट के लिए जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। NEP प्रमोट करता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, सही है, बिल्कुल आपको अब ये ऑप्शन दी जाती है। NEP 2020 ना सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करता है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। NEP मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी है, बिल्कुल सही है। NEP प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। आओ उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। NEP प्रमोट करता है मल्टीपल एंट्री एग्जिट, बिल्कुल सही है। NEP जो है आपको ऑप्शन देता है, मौका देता है कि आप एजुकेशन जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट से कर सकते हो। ये NEP 2020 में एप्लीकेबल है, जो कि बिल्कुल आपको एक फ्लेक्सिबल करिकुलम प्रोवाइड करता है विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम UG एजुकेशन के लिए। तो ये सारे एजुकेशन के लिए नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि आपने फिफ्थ क्लास में अपना नाम लिखाया, 6 के टाइम में आप गायब हो गए, 7 के टाइम में आप आकर के बोल रहे हो कि मुझे एडमिशन लेना है और मुझे अब 6 में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल तो है, आपको मल्टीपल एग्जिट एंट्री भी दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज स्पेशली ये जो सिस्टम किसके लिए है? यूजी के लिए, यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रेजुएशन स्टेज में काफी बच्चे जो होते हैं अपना पढ़ाई अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद वो पढ़ते ही नहीं है। तो अब क्या सिस्टम है कि आपने अगर बीच में स्टॉप किया है तो आप जब नेक्स्ट शुरू करोगे तो आपने जहां से स्टॉप किया था आप फिर से वहीं से शुरू भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको सर्टिफिकेट दे दी जाती है, आप फिर सेकेंड ईयर से दूसरे जगह आप एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा था कि इट प्रमोट्स इंग्लिश एजुकेशन, तो ये बिल्कुल ही एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। NEP 2020 जो है ये मदर टंग को प्रमोट करता है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम से कम 5 क्लास तक आपका, और प्रेफर किया जाता है 8 क्लास तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज ही रखा जाए। ये इंग्लिश को प्रमोट नहीं करता है एज अ प्राइमरी मीडियम, बिल्कुल सही है। इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी है, बिल्कुल सही है। NEP इंकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो अपना सब्जेक्ट खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट को ऑप्शन दी जाती है फिजिक्स विद म्यूजिक, इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, तो इससे क्या होता है? फिलैंथ्रोपिक पार्टिसिपेशन हो पाता है स्टूडेंट का एजुकेशन में, तो दिस इज डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट। 2020 इंकरेज करता है प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में एंड इन हायर एजुकेशन, तो हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? A, C एंड D। यहाँ पर ये लैंग्वेज की वजह से ये रॉन्ग हो गया, बाकी सही A, C एंड D इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका अगेन पेपर नंबर 1 से है, जो कि आपका हायर एजुकेशन में आपने देखा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, ठीक है, तो उसके बारे में है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन से ना, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी से ना अभी ना NTA मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बुद्धिस्ट मोनेस्टिक से। तो बेसिकली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज को लर्निंग सेंटर बोला जाता है फिलोसफी के लिए, ये स्पिरिचुअल्स के लिए। तो बुद्धिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है? नालंदा, नालंदा के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, दिस इज फॉर बुद्धिस्ट साइंस एंड इसने काफी स्कॉलर्स को भी अट्रैक्ट किया था अक्रॉस इंडिया। विक्रमशिला भी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में ही आएगा, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन महायाना बुद्धिज्म, तो ये आपका बुद्धिस्ट फिलोसफी में आएगा।
सेरा जे मोनास्टिक यूनिवर्सिटी, मोनास्टिक से ही आपको समझ में आ जाएगा बुद्धिस्ट का है। शार गदेन मोनास्ट्री, तो ये भी बुद्धिस्ट का है। ओदांतापुरी, ओदांतापुरी भी आपका बुद्धिज्म में ही फॉलो किया जाता है। मोनास्टिक यूनिवर्सिटी ये आपका सेकेंड ओल्डेस्ट महावीरा यूनिवर्सिटी है इन इंडिया आफ्टर नालंदा, एंड दिस इज द मेजर सेंटर फॉर बुद्धिज्म लर्निंग। मतलब बुद्धिस्ट में सबसे पहले नालंदा आता है एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ओदांतापुरी। तो एनटीए ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिला होगा पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीए की तरफ से फ्रेम की गई है, पीवाईक्यू है और ये आपका रीसेंट पीवाईक्यू है। आई थिंक 2025 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कौन सा बुद्धिस्ट मोनास्टिक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा नालंदा है जो कि सबसे टॉप पे आता है, एंड उसके पास उदांतपुरी है। पहले नालंदा ब्रिटिश में टॉप पे आता है एंड उसके बाद उदांतपुरी आता है। उदांतपुरी मतलब ये दोनों तो है। विक्रमाशिला भी हमने पढ़ा है। तो क्या नहीं है बुद्धिज्म में, वो है आपका तक्षशिला। क्या नहीं है आपका बुद्धिज्म में, तो वो है तक्षशिला। तक्षशिला नहीं है, ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिकल रीजनिंग से कनेक्टेड है। लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है, इसमें इस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अब जैसे कि 4 अलग अलग तरीके का एजुकेशन ट्रेडिशन को फॉलो किया गया था एंशिएंट टाइम में। फर्स्ट है आपका न्याया स्कूल। न्याया स्कूल को स्कूल ऑफ लॉजिक कहते हैं, ठीक है, जहां पर रीजनिंग डिबेट से हम नॉलेज गेन करते हैं। न्याया स्कूल किसका है, गौतमा का है। न्याया स्कूल किसका है, न्याया स्कूल है गौतमा का, ठीक है, गौतम बोलो या गौतमा, ठीक है, न्याया स्कूल गौतमा का है। ठीक है, यहाँ पर हम सिस्टमैटिक वे से अपना स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन्फ्रेंस देखते हैं। यहाँ पर लॉजिक पर फोकस करते हैं, रीजनिंग पे फोकस करते हैं और डिबेट पे। टोटल 5 मीन्स ऑफ वैलिड लैंग्वेज नॉलेज यहाँ होता है। 5 प्रकार का नॉलेज होता है, प्रमाण होता है, जो बेसिकली रूल ऑफ इन्फ्रेंस एंड आर्ग्यूमेंट को फॉलो करता है। 5 प्रमाण कौन सा है, दैट इज PAUAAS, पौआस, है ना, पौआस, ठीक है। P फॉर प्रत्यक्ष, दैट इज परसेप्शन, जो नॉलेज हमें सेंस ऑर्गन के हेल्प से मिलता है, देख करके सुन करके, तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। अनुमान, दैट इज इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब क्या हुआ, हम गेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर लॉजिक के बेसिस पे। जैसे कि आपने कहीं धुआं देखा तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि वहां जरूर से आग लगी होगी, तो दिस इज अनुमान। उपमान मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। जैसे कि आपने एक जंगल में विजिट किया, वहां नील गाय देखा, नील गाय देखा, नील गाय को देख करके आप उसको गाय समझ रहे हो सिर्फ, तो नील गाय कुछ और है और गाय जो आपका पालतू गाय होता है वो कुछ और है। तो दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो, दिस इज द उपमान, जहां पर हमने पहले से काऊ को देखा है लेकिन नील गाय को नहीं देखा है, तो काऊ के अजम्पशंस पे, काऊ के कैरेक्टरिस्टिक पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नील गाय भी आपका काऊ ही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है समथिंग नोन टू अननोन से, ठीक है। शब्दा क्या है, शब्दा इज वर्बल टेस्टिमनी, जहां पर हम ट्रस्टवर्दी वर्ड्स पर फोकस करते हैं फ्रॉम एक्सपर्ट या स्क्रिप्चर्स। एंड अर्थपत्ति इज द पोस्टुलेशन, जहां पर हम कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे। जैसे कि आपने देखा कि टेबल पर पहले एक जग रखा था, लेकिन जब इस रूम की लाइट चली गई तो आपको ये जग नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या अज्यूम किया, यहाँ पर जग नहीं है। आपने क्या अज्यूम किया, यहाँ पर जग नहीं है, बल्कि है यहाँ पर। तो कुछ चीज हमें नहीं पता है तो उसका हम कुछ और एक्सप्लेनेशन अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि देवदत्ता नाम का एक पर्सन है जो काफी फैट है, लेकिन देवदत्ता को हमने दिन भर में कभी खाते हुए नहीं देखा है। तो हम ये क्या अज्यूम करते हैं कि देवदत्ता जरूर से रात में खाता होगा, जब सब सो जाता होगा तब वो खाता होगा, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं सुबह में खाते हुए। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हम नहीं देख पा रहे हैं वो ऐसा कुछ, तो उसको हम अज्यूम करके बता रहे हैं। बुद्धिज्म आता है, बुद्धिज्म में जहाँ गौतम बुद्धा आपके मेन पर्सन है, ठीक है, वैशेषिका में कानदा एंड जैन में जैनिज्म। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं आपका, ये क्या था, जब भी हम बात करते हैं न्याया स्कूल का, जब भी हम न्याया स्कूल की बात करते हैं तो न्याया का हेडमास्टर कौन होगा, न्याया का होगा गौतमा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है आपका जैन का, अगर हम बात करें तो जैन का हो जाएगा जैनिज्म,
ये भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। एंड वैसे सिक्का का हो जाएगा कनाडा, कनाडा। ठीक है, और कौन सा बचा आपका बुद्धिज्म का? गौतम बुद्ध। एक मिनट, गौतम बुद्ध। ठीक है, न्याया स्कूल हो गया, और बुद्धिज्म का हो जाएगा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगेन आपका पेपर 1 से रिलेटेड है। यूनिट नंबर आईसीटी हो जाएगा। आईसीटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था। बेसिकली हम ऑपरेटिंग की जब बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सबसे मेन होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग आपके सिस्टम का मैनेजर होता है, आपके सिस्टम का मेन ब्रेन होता है। जैसे कि आपका मोबाइल एंड्रॉइड है तो वो एंड्रॉइड के फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपके मोबाइल के लिए सबसे मेन क्या है, मेन फीचर उसका क्या है, मेन उसका काम क्या है कि एंड्रॉइड होना उसके लिए सबसे मेन बात है। और ये एंड्रॉइड को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे बेसिक होता है और सबसे मेन होता है एक सिस्टम को वर्क करने के लिए। अदरवाइज अगर मान लो ये एंड्रॉइड का हम रिमूव कर दे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप क्या ये खाली डब्बा में कुछ चला पाओगे? कुछ नहीं चला पाओगे। आपने डमी फोन देखा होगा, है ना, तो उसमें नहीं होती है एंड्रॉइड वर्जन, दैट इज अ डमी फोन, तो वो कोई काम का भी नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब होता है ये हेल्प करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को एक साथ मिल करके अच्छे से वर्क करने में, जो कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड ये सब होगा। ये मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है, फाइल स्टोरेज को देखता है, एंड दिस इज द ब्रेन एंड मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन मतलब हुआ कोई पर्टिकुलर काम ही करेगा वो सिर्फ। अब जैसे यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड तो ये सारे काम करता है, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फोन में पबजी गेम डाउनलोड करके रखा है, तो ये सिर्फ आपको गेम ही खेलने का ऑप्शन दे सकता है। क्या आपको वो म्यूजिक सुनने का ऑप्शन दे सकता है? नहीं। आपने अपने फोन में स्पॉटिफाई रखा है, तो वो सिर्फ आपको गाना सुनने में हेल्प करेगा, वो आपको वीडियो बनाने में हेल्प नहीं करेगा। तो दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली किसी प्रोग्राम के लिए जो डिजाइन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, गूगल क्रोम हुआ, वीएलसी मीडिया प्लेयर हुआ, फोटोशॉप का इस तरह ऐप है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ही परफॉर्म करता है। जैसे वर्ड में हम लिख सकते हैं, है ना, क्रोम में हम ब्राउजिंग कर सकते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर में हम वीडियो देख सकते हैं, इमेजेस एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो ये एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम सिंपल तरीके से अगर कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एकदम बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है। जैसे कि आपके घर के लिए आपका बेसिक क्या हुआ? आपका नीचे का जमीन। ठीक है, तो जमीन रहेगा तभी घर रहेगा। वैसे ही आपका फोन में, आपका सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, तभी जाके वो वर्क करेगा। और एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टास्क होता है, एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर टास्क करता है फर्नीचर, अप्लायंस या हाउस फंक्शनर। अब ये कुछ स्टेटमेंट है, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर बी जो एनटीए की तरफ से दिया गया था एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया गया था, एंड ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग was introduced for interleaved execute of multiple job for the same CPU। तो देखो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग तो करता है। सीपीयू जो है तुरंत आपको दूसरे दूसरे जॉब प्रोग्राम पर ले जाता है वेरी फास्टली। जैसे कि अभी मेरे सिस्टम पे ओबीएस स्टूडियो भी वर्क कर रहा है, ये सैमसंग का नोटपैड भी वर्क कर रहा है, एक जगह क्रोम भी ओपन है। तो मैं चाहूँ तो ओबीएस से नोटपैड में, नोटपैड से क्रोम में कहीं भी शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का आपको ऑप्शन देता है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और सीपीयू हमेशा कोई ना कोई टास्क में बिजी ही रहता है। तो सीपीयू एक है लेकिन ये टास्क मल्टीपल कर रहा होता है, एंड नॉट एट द सेम टाइम इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं एक टाइम पर क्या सिर्फ नोट पे ही टास्क कर रही हूँ, नोट पर टास्क करना बंद करूंगी तब जाके मैं ओबीएस ओपन करूंगी, वो बैकग्राउंड में चलते रहेगा, बट टास्क हम तो एक बार में एक ही पर पिक कर सकते हैं ना।
तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लिखा है, इस वजह से मल्टीपल प्रोग्रामिंग कर सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस इज अ एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर एक ही यूजर काम कर सकता है, ओनली वन प्रोग्राम एंड रन एट वन टाइम। ओल्ड कंप्यूटर में MS डॉस होता था, जिस पर आप टास्क कर सकते थे, कोई फाइल वगैरह का टाइपिंग वगैरह कर सकते थे, ये मल्टीटास्किंग नहीं होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये मल्टीपल यूजर होता है, जैसे कि बिग बिग मशीन्स आपने देखा होगा बैंक में, रेलवे में, तो काफी बड़ी मशीन्स होते हैं वो सब, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जो मल्टीपल टास्क करता है। तो ये 100 पीपल सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल की हेल्प से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग अगेन आपका कौन सा में फॉल होता है? पेपर नंबर 1 में फॉल होता है। ठीक है, तो ये PYQ आपका है कब का? PYQ 2025 है, PYQ 2025। तो आई थिंक ये नहीं, ये लास्ट नहीं है। अच्छा, ये मैं लास्ट में बताती हूँ, ये तब तक देख लो। OSI सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये मॉडल OSI मॉडल है जिसमें टोटल 7 लेयर होते हैं। ये ICT से है आपका टॉपिक, पेपर नंबर 1, इस पर भी आपका PYQ रह चुका है। ठीक है, ये लेयर्स आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर डील करता है हार्डवेयर कनेक्शन से, केबल से, सिग्नल से, ट्रांसमिशन से। उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है जो एरर फ्री डेटा को ट्रांसफर करता है। मतलब देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास केबल सिग्नल हुआ जिसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। उसके बाद अगर ये सब ओके है तो डेटा लिंक लेयर आता है जो एरर फ्री डेटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन डिवाइसेस या फिर मैक एड्रेस। फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर। डेटा अगर क्लियर है, एरर फ्री है, फिर हम नेटवर्क के हेल्प से डेटा को राउटिंग मतलब एड्रेसिंग करके IP एड्रेस के हेल्प से डेटा को सही जगह पर पहुंचाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसके बाद जो डेटा को फ्लो करता है, रिलायबल तरीके से एरर करेक्शन करता है TCP एंड UDP के हेल्प से। फिर सेशन लेयर आता है जो मेंटेन करता है एंड टर्मिनेट करता है कम्युनिकेशन सेशन को। फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, फॉर्मेट करता है एंड कॉम्प्रेस करता है डेटा को। फिर एप्लीकेशन दैट इज एंड यूजर, वेब ब्राउजर या ईमेल तक पहुंचता है। तो हर एक यहाँ पर हर एक बोल सकते हैं हर एक लेयर का अपना ही रोल है। ठीक है, और ये मैंने जहां से ये डेटा लिया है उसका ये लिंक आ गया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये सब आपका नहीं है कोई काम का। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ पॉइंट्स जो लेयर वाइज आपको याद होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट ये आपका हायर एजुकेशन से है, हायर एजुकेशन से है, जिसका ईयर आपको याद करना है। ये मैंने PYQ अभी 2025 में देखा था, ईयर वाइज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था 1948 टू 49। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 में। फिर स्टैब्लिशमेंट हुआ UGC का 1956 में। फिर कोठारी कमीशन 1964 में। फिर चट्टोपाध्याय कमीशन आया 1938 में। ठीक है, 1938 में। तो इसका आपको ईयर और सीक्वेंस से याद कर लेना, और ईयर याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, जहां पर बेसिकली आपको हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बहुत पूछ रहा है NTA आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पार्ट ये क्वेश्चन में है कि आपको मूड फाइंड आउट, मूड के हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूड AII इन सेकेंड फिगर। तो मैंने ना आज के सुबह वाली क्लास में आपको बताया था फिगर के बारे में, आज या कल के क्लास में। तो फिगर कुछ ऐसा होता है ना, फिगर कुछ ऐसा होता है जिसमें, एक मिनट मैं इसको फिर से बना लेती हूँ। फिगर कुछ ऐसा होगा जिसमें दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, है ना। तो हमें मूड क्रिएट करना है AII के हेल्प से। A मतलब क्या हुआ? ऑल, तो मैं यहाँ ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगी। I मतलब क्या हुआ? सम,
तो मैं यहाँ सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगी, फिर आई लिखा है तो मैं यहाँ फिर से सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट लिखूंगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपका सेकंड फिगर होगा, सेकंड फिगर मतलब आपका मिडिल जो आपका होगा ना वर्ड, वो यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि सेकंड फिगर का यहाँ पर आता है, देखो ठीक है। तो मैं एक आपका सेंटेंस फ्रेम कर ले रही हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट फ्रेम कर ले रही हूँ, और साथ ही साथ ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा ही मेजर होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट या प्रेमाइस हमेशा मेजर होता है, सेकंड होता है माइनर, एंड उसके बाद होता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। फिगर के हेल्प से मैंने ऑलरेडी सेकंड फिगर यहाँ पर मार्क कर दिया है। मतलब बेसिकली अगर मैं सबसे पहले कंक्लूजन क्रिएट करूं, क्योंकि कंक्लूजन आपका मिडिल टर्म में नहीं आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ सम दैट आर बॉल, ठीक है। मैंने ये आपका कंक्लूजन क्रिएट कर लिया। अब ये कंक्लूजन के हेल्प से मैं सबसे पहले मेजर क्रिएट करूंगी। तो मेजर का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, MAP मैप, मतलब प्रेडिकेट टर्म जो होगा वो मेरा मेजर होगा। मतलब ये रहा प्रेडिकेट टर्म, प्रेडिकेट टर्म, तो प्रेडिकेट टर्म मेरा मेजर में आना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑल बॉल आर, ये वाला इरेज कर देती हूँ, ऑल बॉल आर टॉय, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहा मेरा सब्जेक्ट टर्म, तो सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया है, MIS, मतलब सब्जेक्ट टर्म मेरा माइनर होता है। तो बैट हुआ यहाँ पर, तो मेरा बैट यहाँ पर आना चाहिए, तो सम बैट आर टॉय, सम बैट आर टॉय, ठीक है, सम बैट आर टॉय। अब एक चीज मैच करो, क्या मेरा डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम मतलब ये डायग्राम की बात कर रही हूं मैं, डायग्राम के हिसाब से मूड और फिगर यहाँ मैच कर रहा है? तो देख लेते हैं। मूड, मूड का अगर हम बात करें तो मूड मेरा AII है, तो देखो ये A स्टेटमेंट हुआ, ये I टाइप ऑफ स्टेटमेंट हुआ, ये भी I टाइप ऑफ स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। मतलब मेरा AII वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अब डायग्राम के हिसाब से देखो क्या ये सेकंड फिगर भी फॉलो कर रहा है, तो सेकंड फिगर मेरा ये वाला होता है, और मेरा यहीं पे है सेकंड फिगर, मतलब ये मेरा सेकंड फिगर भी फॉलो कर रहा है, मिडिल टर्म जो फॉलो कर रहा है। तो मैं अभी ये वाला पार्ट मिटा देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या लिखने को बोला गया है। पहला कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड का हम टेबल लिखेंगे, AEIO, ये हो गया सब्जेक्ट टर्म, ये हो गया प्रेडिकेट टर्म। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये नहीं होता है। ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीन्स प्रेडिकेट। अब इसमें से हमें चाहिए कौन सा, हमें ए वाला चाहिए और हमें आई वाला चाहिए, बाकी से हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ए और आई वाला स्टेटमेंट है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहाँ पर ये दोनों मीन्स यहाँ पर सिर्फ बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ऑल का क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑल का सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पर सिर्फ बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या हम सम का कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लेकर के चलेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो सम में दोनों ही सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब हम स्टेटमेंट से मैच करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, द मिडिल टर्म appears as a predicate of both premise, ये हो गया आपका premise 1 और ये हो गया premise 2। क्या मेरा मिडिल टर्म दोनों का premise में आ रहा है, दिस इज अ मिडिल टर्म, जो मेरा कंक्लूजन में नहीं आता है वो मेरा मिडिल टर्म कहलाता है। तो टॉय मेरा कंक्लूजन में नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर टॉय दोनों का क्या प्रेडिकेट में है, यस, दैट मीन्स ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ए इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, मतलब एज पर एनटीए आपका यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब हम बाकी सब मैच कर लेते हैं। दूसरा बी में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, इट कमिट्स फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म मतलब क्या होता है कि मिडिल टर्म आपका प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अगर आपका मिडिल टर्म प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो आपका
फैलेसी कमिट करता है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल फैलेसी होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरा मिडिल टर्म है जो कि बिल्कुल ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ऑल के साथ सिर्फ बैड डिस्ट्रीब्यूटेड है और सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने की वजह से ये आपका एक फॉर्मल फैलेसी क्रिएट करता है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर प्रेमाइस। क्या मिडिल टर्म मेजर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, मिडिल टर्म मेजर प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ये भी हमारा सही आंसर होगा, लेकिन एज पर द ऑप्शन हम देखेंगे हमारा ए के साथ बी ही है सिर्फ। तो ए बी के लिए तो हम श्योर है, इस वजह से हमने सेकंड मार्क किया। ड्रॉज अ नेगेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द अफर्मेटिव, यहाँ तो नेगेटिव जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका ऑल की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। सम भी आपका सम हो जाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, और यहाँ पर भी सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब यहाँ पर सब कुछ अफर्मेटिव है, नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन डिस्ट्रीब्यूट नीदर इट्स टर्म। कंक्लूजन मतलब ये स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो कंक्लूजन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि बिल्कुल ही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो ना ही बैट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही बॉल डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, ये दूसरा वाला एंड ये लास्ट वाला। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मीनिंगफुल लगा हो एंड समझ में आया हो कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो, एंड आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगला क्लास में और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।